किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान पर्श मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हमारा कारवां पहुंचा है उत्तराखंड के काशीपुर। इस वक्त हमारी मौजूदगी कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर में है और आज एक बार फिर से हम तमाम किसानों के साथ प्रश्न करेंगे जिसका जवाब देंगे हमारे किसान भाई। लेकिन सबसे पहले हमारे मंच पर विशेषज्ञ मौजूद हैं, तो विशेषज्ञों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि गौतम है। मैं उद्यान विभाग में सहायक विकास अधिकारी की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल चंद्रा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, उद्यान और सब्जी विज्ञान का वैज्ञानिक हूँ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर में कार्यरत हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार, संयुक्त निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखंड। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, प्राध्यापक मत्स्य विज्ञान केवीके काशीपुर, उत्तराखंड। मेरा नाम अंजलि सुंदरियाल है और मैं कार्यालय उपनिदेशक औद्यानिक परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत। और इतने सारे किसान भाई बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो अपना भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो जिस तरह से लगातार किसान प्रश्न मंच पर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, वही सिलसिला आज भी हमारा जारी है और आज भी हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। और आज का हमारा सब्जेक्ट होगा बागबानी। बागबानी से जुड़ी हुई खेती के बारे में, बागबानी के बारे में हमारे प्रश्न होंगे जिसका जवाब देंगे हमारे किसान भाई बहन। और यहाँ इस मंच पर तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, तो वो इसका तय करेंगे कि किसको किसान कब से नवाजा चाहे। तो इसलिए बिना देरी किए शुरुआत करेंगे और प्रश्न आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको देना है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं और सब्जेक्ट और विषय मैंने आपको बताया, बागबानी से जुड़े हुए सवाल होंगे। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे करेंगे, मलिका आम की प्रजाति किसका संकरण हाइब्रिड है तथा किस संस्थान से विकसित की गई है? देखिए, हाथ उठने शुरू हो चुके हैं और शुरुआत आगे से ही हम कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निमिष अग्रवाल है। मैं काशीपुर से हूँ। मेरा यहाँ पे विष्णु फार्म है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये मलिका आम दो उसका हाइब्रिड है, एक नीलम वैरायटी है और एक दशहरी, दोनों का हाइब्रिड है। और ये डॉक्टर रामनाथ हैं, उन्होंने ओरिजिनेट की थी और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर में डेवलप हुई थी ये वैरायटी। क्या नाम बताया आपने? निमिष अग्रवाल। निमेश जी बैठिए। तो निमेश जी देखिए, किसान हैं और किस तरह से बागबानी कर रहे हैं। और भी एक किसान है जिन्होंने हाथ उठाया था, उनके पास भी आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेतांशु चतुर्वेदी है और मैं यहाँ पे लीची और आम की बागवानी करता हूँ। मल्लिका प्रजाति जो है नीलम और दशहरी के को संक्रमित करके बनाई गई वैरायटी है और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा इंस्टीट्यूट की ये वैरायटी है। ठीक है, बैठिए। सुधांशु द्विवेदी जी भी बता रहे थे और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि मलिका आम की प्रजाति किसका संकरण है और किस संस्थान से विकसित की गई है। जल्दी से हाथ उठाइए। और भी कोई किसान जो बताना चाहेगा, समझाना चाहे कि किस तरह से ये जो मलिका आम की प्रजाति है किसका संकरण है और कौन से संस्थान से विकसित की गई है, ये आप बता सकते हैं। तो जल्दी से बताइए और किसान कब पाइए। तो बिना देरी किए हाथ उठा सकते हैं और बता सकते हैं। तो जल्दी से हाथ खड़ा कर दिया है, देखिए हमारे किसान भाई ने, और इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। जी मनोज जी, बताइए। सर, ये नीलम प्रजाति और दशहरी का संकरण है जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में विकसित की गई। तो देखिए, हमारे किसान बता रहे हैं और मनोज यादव ने बताया कि कहाँ विकसित की गई है। कोशिश कर रहे हैं तमाम किसान और बता रहे हैं कि कहाँ ये विकसित की गई है और इसका किसका संकरण है, ये भी बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन अब हम विशेषज्ञों के पास चलते हैं और उनसे ही जानते हैं कि मलिका आम की प्रजाति किसका संकरण है और कौन से संस्थान से विकसित की गई है, ये भी वो बताएं। और साथ ही वो ये भी बताएं कि किसको किसान कब से नवाजा जाए, सम्मानित किया जाए। किसान भाइयों ने अपने अपने जवाब दिए इसमें।
लेकिन चतुर्वेदी जी का जो जवाब है ये सबसे सटीक है, और दो किसान भाइयों के जो जवाब हैं वो आधे सही हैं और आधे गलत हैं। तो ये नीलम और दशहरी का क्रॉस है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा ये विकसित की गई है। तो देखिए, आपको बताया गया कि कैसे विकसित की गई और कहां से विकसित की गई, ये भी हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। हालांकि घोषणा हुई है द्विवेदी जी के नाम की, उनको किसान कप से नवाजा जाता है, तो जल्दी से आ जाइए, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। इनको दिया जाता है किसान कप क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब। बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी, आपने सही जवाब दिया और किसान कप से आपको नवाजा गया है। तो देखिए, लगातार हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं हमारे किसान भाई, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा हमारे विशेषज्ञों से कि मल्लिका आम की प्रजाति किसका संकरण है, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि हमारे और किसानों को जो डीडी किसान देख रहे होंगे उन्हें भी पता चले कि ये किसका संकरण है और कौन से संस्थान से विकसित की गई है, और भी जो जानकारी, जो विशेष जानकारी हो इससे जुड़ी हुई, वो हमारे दर्शकों को दें। किसान प्रश्न मंच पर आज आप मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ दूरदर्शन का। जैसा कि ये जानकारी नीलम और दशहरी की ये एक हाइब्रिड है जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है। भारतीय अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा ये आम की दो प्रजातियां एक साथ विकसित की गई थीं, जिसमें अमरपाली जो दशहरी और नीलम का क्रॉस था, और ये मल्लिका, इसमें नीलम को मदर रखा गया है, और ये जो है नीलम और दशहरी का क्रॉस है। तो रेसिप्रोकल क्रॉसेस थे, और दोनों के क्रॉसेस में ये इतना अंतर आया। मल्लिका इस वक्त जो है, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी बहुत मांग है और किसानों को इसका बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारे किसान निमेश जी बैठे हैं, इन्होंने 120 से 140 रुपये पर केजी तक, इस वक्त आम का मंदी का समय था, मल्लिका को भेजा है दिल्ली और चंडीगढ़ और कई क्षेत्रों में। इसमें गुठली बहुत कम, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा और टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए ये बहुत ही आमों की प्रजातियों में इस वक्त सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है। तो देखिए, आम की प्रजाति में सबसे अच्छी प्रजातियों के बारे में भी आपको विशेषज्ञ लगातार बता रहे हैं और अवगत करा रहे हैं कि कैसे करें आप बागबानी, और इसीलिए लगातार हम करते हैं किसान प्रश्न मंच, ताकि एक दूसरे की जानकारी एक दूसरे तक जाए, ताकि उसको लाभ हो। और इसीलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी प्रश्न करते हैं जो आपसे आज इस मंच पर हम कर रहे हैं। तो देखिए, दूसरा प्रश्न करते हैं हम आपसे, और बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। आलू बीज उत्पादन में आलू के पत्ते माह जनवरी में क्यों काटे जाते हैं, ये प्रश्न है। देखिए, एक और विशेष प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, आलू बीज उत्पादन में आलू के पत्ते माह जनवरी में क्यों काटे जाते हैं। जल्दी से हाथ उठा लीजिए, बिना देरी किए हाथ उठाइए, और हाथ यहां से उठ चुके हैं तो शुरुआत कर लेते हैं एक और किसान से, और उनसे जान लेते हैं। खड़े हो जाइए, आप ही के पास हम आ रहे हैं, नाम बताइए अपना। मैं महेश अग्रवाल विष्णु फार्म जयपुर से हूँ, काशीपुर में जी। मेरे ख्याल से ये जो आलू के पत्ते काटे जाते हैं जी, हमें इसके लिए सीड बनाना है तो ज़्यादा बड़ा साइज ना हो, शायद इसलिए पत्ते काट दिए जाते हैं। ये तो विशेषज्ञ तय करेंगे कि क्यों काटे जाते हैं, आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया। बैठिए। तो महेश जी ने बताया है कि क्यों काटे जाते हैं, लेकिन और भी हमारे साथ हमारे किसान हैं जो बताना चाह रहे हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और यहीं पर मैं अपनी खेतीबाड़ी करता हूँ। देखिए, जनवरी माह में जो आलू के जो पाला काटा जाता है, जिससे कि आलू बीज जो है पाले का प्रकोप ना हो, इसलिए भी जो है उसको अच्छी तरीके से काटता है, और आलू का जो है साइज ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए काटा जाता है। थैंक यू। तो देखिए, विजेंद्र जी ने भी बताया कि इसलिए आलू के पत्ते काटे जाते हैं। जल्दी से आप लोग बता सकते हैं इसका उत्तर, और अगर आप उत्तर बताएंगे तो आपको पता है यहाँ इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा। देखिए, वही सरदार जी हमसे, हमारे किसान हैं, बताना चाह रहे हैं कुछ। क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह। जी परमजीत जी, बताइए। पत्ते कटाने के दो रीजन है मेन।
एक तो आलू के साइज को कंट्रोल करना और दूसरा इस पे वायरस का जो अटैक होता है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, बैठिए। तो देखिए सरदार जी ने बताया, हमारे किसान हैं सरदार जी और यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि क्यों काटे जाते हैं। लेकिन और भी कोई बताना चाहता हो, और भी कोई जताना चाहता हो, और भी कोई समझाना चाहता हो तो जल्दी से हाथ खड़ा कर सकता है, बता सकता है। एक और किसान हैं जो यहाँ नजर आ रहे हैं, बड़े तंदुरुस्त किसान हैं हमारे, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? दिलदीप सिंह। जनवरी में पाला पड़ता है, उससे ये होता है कि जो मिट्टी में आलू होता है उसका साइज बढ़ जाए, छोटा ना रह जाए, उसकी वजह से भी हम पत्ता काटते हैं जनवरी में। ठीक है, आपका जवाब कितना सही है। हाँ, हालांकि नाम आपका दिलदीप है। अब दिल कितना जीत पाए हैं आप हमारे विशेषज्ञों का, ये तो विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन जवाब देने की कोशिश आपने की है जो काबिल तारीफ है। और इसीलिए हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, उनसे जान लेते हैं कि आलू बीज उत्पादन में आलू के पत्ते माह जनवरी में क्यों काटे जाते हैं। ये भी हमारे विशेषज्ञ हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाइयों को बताएं। साथ ही वो किसको किसान कब से नवाजते हैं ये भी वो तय करें। आलू के पत्ते, जैसा कि परमजीत जी ने और वो किसान भाई, हमारे 2 किसान भाइयों ने इसका सटीक जवाब दिया है। दिसंबर माह में एफिड का प्रकोप शुरू हो जाता है और वायरस का कंटामिनेशन ना हो, इसलिए हम आलू के पत्तों की लाख जनवरी में काटते हैं, जिससे कि आने वाले बीज में किसी भी वायरस की रोग से उसको बचाया जा सके। ये आलू के उत्पादन का सीड प्लॉट टेक्निक कहलाती है। ये ही इसका सटीक जवाब है। लेकिन किसी एक मैदान में एक ही तलवार रहती है, तो यहाँ एक ही किसान कब दिया जाना है, तो इसलिए आप तय करें जल्दी से कि किसको किसान कब से नवाजा जाए। ये परमजीत जी ने बहुत सटीक इसका जवाब दिया। आइए परमजीत जी, आपने सही जवाब दिया और देखिए यहाँ सिंह किंग बन गए। आइए जोरदार तालियां इनके लिए बचा दीजिए। इनको किसान कब से नवाजा जाता है, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब। तालियां तब तक बजती रहें जब तक सम्मान न पाले कोई शख्स जिसने इतना सही जवाब देने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिया और इसलिए आपको किसान कब से नवाजा गया। बाकी लोगों को भी नवाजा जा सकता है अगर वो चाहें तो, क्योंकि मुझे लग रहा है लोग चाह नहीं रहे हैं कि वो भी प्रयास करें, वो भी जवाब दें और वो भी अपनी जानकारी और लोगों तक साझा करें। मैं ये कहूंगा विशेषज्ञों से कि वो बताएं कि आलू बीज उत्पादन में आलू के पत्ते माह जनवरी में ही क्यों काटे जाते हैं और महीनों में क्यों नहीं काटे जाते, और साथ ही वो ये भी बताएं कि इसका लाभ क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान भी बताएं। आलू के पत्ते जो जनवरी माह में काटे जाते हैं और माहों में इसलिए नहीं काटे जाते कि जब मैदान में आलू का बीज उत्पादन होता है तो दिसंबर माह से एफिड का प्रकोप शुरू हो जाता है। ये वायरस का कैरियर है, तो आलू फसल का जो बीज है उसमें वायरस ना आए, इसलिए इसका एक स्पेशल काउंट होता है। सीड सर्टिफिकेशन वाले इसका निरीक्षण करते हैं और जब वायरस का प्रकोप बढ़ने लगता है तो उस वक्त इसको पत्ते काटने के लिए किसानों को नियम है कि आप जब सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम कर रहे हैं और एफिड आ गया है और एफिड काउंट जो है सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड से अधिक ना हो, इसलिए वो एफिड के बचाव के लिए पत्ते काटे जाते हैं और उसके 15 से 20 दिन बाद आलू की खुदाई होती है। इसमें आलू का साइज़ भी सीड साइज़ अधिक मिलता है और आलू की स्किन जो है वो हार्ड हो जाती है, तो इसलिए आलू के पत्ते जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम में काटे जाते हैं। तो देखिए किस लिए काटे जाते हैं, क्यों काटे जाते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं और वजह क्या होती है, वो सारी हमारे विशेषज्ञों ने जानकारी आपको दी है जो लगातार आपके काम आएगी और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा उससे होगा। और बिना देरी किए एक और प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है, तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वो बहुत गौर से सुने और कोशिश करें कि अपनी जानकारी और लोगों तक पहुंचाए। जो भी जानकारी आपके पास हो तो हाथ उठाएं और बताएं कि आपके पास क्या जानकारी है। तो इसलिए जल्दी से सुनिए ये सवाल। कभी कभी देखा गया है कि फूल गोभी व बंद गोभी का हेड नहीं बनता है, पत्ते ही पत्ते आते हैं, इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। तो उसका हेड नहीं बनता, उसका सिर नहीं बनता है और इसीलिए आप देखते होंगे कि पत्ते ही पत्ते होते हैं, तो इसका कारण आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए। देखा होगा आपने, अगर आप बंद गोभी और ये इस तरह की जो खेती है वो करते होंगे तो आपको जरूर पता होगा। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए और बता दीजिए कि क्या कारण है उसका हेड नहीं बनने का। जल्दी से हाथ उठाइए,
हाथ उठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं हमें, इसलिए मैं दोहरा देता हूं। मुझे लगता है सवाल समझ में नहीं आया आप लोगों को, तो इसलिए सुनिए बहुत गौर से एक बार फिर से। कभी कभी देखा गया है कि फूल गोभी और बंद गोभी का हेड नहीं बनता, पत्ते ही पत्ते आते हैं। इसका क्या कारण होता है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए कि क्या कारण होता है। हालांकि वही हाथ उठ रहे हैं जो पहले किसान कप के हकदार बन चुके हैं, लेकिन उनसे ही जान लेते हैं, उनसे ही समझ लेते हैं, लेकिन उनके बाद और लोग भी हाथ उठाएं ताकि और लोग भी किसान कप पा सके। मेरा नाम श्वेतांशु चतुर्वेदी है और मैं काशीपुर क्षेत्र में किसानी खेती करता हूं। और मेरे ख्याल से बंद गोभी या फूल गोभी का हेड ना बनने का कारण वायरस है, और वायरस के अटैक की वजह से इसका हेड नहीं बन पाता है, इसके अंदर डिजीज़ आती है। तो मेरा ख्याल यही है। तो वायरस की वजह से ऐसा होता है, इनका कहना है। सुधांशु चतुर्वेदी जो किसान हैं, किसान का पा चुके हैं, आप भी पा सकते हैं, इसलिए जल्दी से हाथ उठाएं, नहीं तो हम पूछेंगे फिर आपसे और हम आपको उठाएंगे। इसलिए शुरुआत कर लेते हैं, आइए खड़े हो जाइए। क्यों नहीं बनता बंद गोभी और फूल गोभी का हेड? नाम बताइए पहले। मेरा नाम गिरिजा शंकर है, मैं रामनगर का काश्तकार हूँ और मैं बागवानी से जुड़ा हुआ हूँ, और इसका यही कारण है कि जो वायरस की वजह से ही नहीं बन पाता है। तो बैठिए, और भी किसान हैं, विजय शंकर जी ने बताया, लेकिन आप भी बता सकते हैं, आप भी किसान कप पा सकते हैं। और अगर आप नहीं बताएंगे तो कहीं भी नजर नहीं आएंगे, इसलिए इनसे पूछ लेते हैं। ये भी किसान हैं, एक समृद्ध किसान लग रहे हैं। नाम बताइए। संदीप चतुर्वेदी, काशीपुर में हूँ, काशीपुर से ही किसान हूँ। वायरस के अलावा ये भी हो सकता है कि मिट्टी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वायरस से रिलेटेड हों, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है और वायरस के अटैक से हेड नहीं बन पा रहा है। और भी एक किसान हैं जो हाथ उठा रहे थे, उनके पास हम आते हैं। खड़े हो जाइए, नाम बता दीजिए। दिलदीप सिंह रजपुरा रानी से हूँ जी। ब्लाइट की वजह से नहीं होते, जिसे ब्लाइट बर्ड कहते हैं, उसकी वजह से ये फूल नहीं बनता। बैठिए। तो दिलदीप जी कितना दिल जीत पा रहे हैं, ये प्रयास लगातार जारी है। एक हाथ यहाँ से उठ रहा है, ये भी हमारे किसान है। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोपाल सिंह है और मैं काशीपुर से ही हूँ। मेरी जानकारी में ये है कि फंगस उसकी जड़ में लगने के कारण। भोपाल बनने के बाद भोपाल नाम रखा गया आपका? बनाया मैंने है सर, वो बनाया मैंने है। तो देखिए, किसानों ने हमारे सब कुछ बनाया है, बता रहे हैं जी। बताइए। तो उसमें उसकी जड़ में फंगस लग जाती है, इस वजह से उसके फूल नहीं बन पाता है। अच्छा, उसकी वजह से हेड नहीं बनता। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान और बता रहे हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से उसका हेड नहीं बन पाता है। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं, अब वो किसको नवाज दें किसान कब से, ये मैं उन पर छोड़ता हूं, और साथ ही वो ये भी बताएं कि क्या कारण है जो हेड नहीं बनता है बंद गोभी और फूल गोभी का। कोई भी हमारे किसान भाई इसका सही उत्तर नहीं दे पाए हैं। ये जो गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी में जो हेड नहीं बनता है, इसका मुख्य कारण ये है कि नर्सरी स्टेज में उस बड को कोई ना कोई इंसेक्ट या कैटरपिलर डैमेज कर देता है, जिस पर जिससे कि फूल बन रहा हो गोभी का, जिस कारण उसमें पत्ते ही पत्ते निकलते हैं और वो इसको और फूल नहीं बन पाता। इसको जो है गोभी की ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये इंसेक्ट की वजह से है, नर्सरी स्टेज में ही कीड़ा इसको खा जाता है और किसान ये सोच करके कि पौधा बहुत अच्छा है, वो प्लांट्स को खेत में रोपित कर देता है, और जब पालता है और इसके बाद उसको महसूस होता है कि इसमें पत्ते ही पत्ते आ रहे हैं, तो ये इंसेक्ट की वजह से है। इसलिए जब नर्सरी स्टेज में ही हमको इसका ध्यान रखना है कि प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करें, जिससे कि ये जो कैटरपिलर है ये उसकी बड्स को ना खा पाए। धन्यवाद। तो देखिए, इस सवाल का जवाब आप लोग नहीं दे पाए, तो इसलिए हम विजेता नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे विशेषज्ञों ने घोषणा कर दी है कि कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया है। लेकिन हम मौका फिर से देंगे आपको, और एक और प्रश्न पूछेंगे, कई प्रश्न पूछेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिरवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये विशाल है ना?
इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। और लगातार जो सिलसिला प्रश्न उत्तर का यहां जारी है वो हम आगे बढ़ाते हैं और एक और मौका आप लोगों को देते हैं। जिनको किसान कप नहीं मिला उनको भी हम मौका देते हैं और हम चाहते हैं कि वो भी किसान कप पाएं और अपनी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो इसलिए एक और सवाल आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं जो हमारे विशेषज्ञों द्वारा तय किए गए हैं। तो देखिए सवाल सुनिए, लीची की बीज रहित प्रजाति कौन सी है ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि लीची की बीज रहित प्रजाति कौन सी है, ये आपको बताना है। हाथ आगे से उठ चुके हैं, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम निमिष अग्रवाल है, मैं काशीपुर विष्णु फार्म से हूँ जी। सीडलेस वैरायटी एक बेदाना आती है, वो मेरे ख्याल से वही है सीडलेस वैरायटी, नाम ही उसका बेदाना है। बेदाना, हाँ जी। बैठिए। देखिए निमेश अग्रवाल हैं, किसान हैं और बता रहे हैं बेदाना उसका नाम है, लेकिन आप इनसे जान लेते हैं। आप भी हाथ उठा रहे थे, नाम बताइए। पाल सिंह मेरा नाम है और शाही किस्म की लीची में बीज नहीं होता है। शाही किस्म की लीची में बीज नहीं पाए जाते हैं, ये भोपाल सिंह कह रहे हैं। और भी हमारे किसान जो बता सकते हैं, जो किसान कब पा सकते हैं, वो किसान हाथ उठाएं और बताएं कि क्यों ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लीची की बीज रहित प्रजाति कौन सी है, तो कौन सी है वो प्रजाति। और हाथ पीछे से उठा है। शाही किस्म की ही प्रजाति है लीची की, इसमें बीज नहीं पाया जाता है। तो शाही किस्म की प्रजाति है जिसमें बीज नहीं पाया जाता। बाबा भी यहाँ हैं, बहुत ही बुजुर्ग किसान हैं और भी किसान हैं जिनसे पूछ सकते हैं, जिनसे जान सकते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि लीची की बीज रहित प्रजाति कौन सी है। ऐसी कौन सी प्रजाति है लीची की जो बीज रहित है। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? गुड़िया। शाही बेदाना है सर। शाही बेदाना। देखिए गुड़िया बहन हैं जो किसान हैं। बैठिए बहन। और भी कोई बताना चाहता हो तो वह हाथ उठा सकता है, बता सकता है कि क्यों ये जो सवाल हमने पूछा है इसका, ये लीची की जो बीज रहित प्रजाति है वो कौन सी है, ये आप बता सकते हैं। तो देखिए बताया तमाम किसानों ने, समझाया तमाम किसानों ने, लेकिन अब हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो कितने समझ पाए हैं या फिर वो किसको किसान कब से नवाजते हैं, ये हम विशेषज्ञों पर छोड़ते हैं। और साथ ही उनसे ये भी कहेंगे कि हमारे दर्शकों को, जो दूरदर्शन किसान देख रहे हैं, उनको ये बताएं कि लीची की बीज रहित प्रजाति कौन सी होती है। निमेश जी ने बताई बेदाना, इनका जवाब सही है। लीची की 2 प्रजातियां हमारे क्षेत्र में उगाई जाती हैं जिनमें बीज बहुत छोटा होता है, एक अर्ली बेदाना और एक लेट बेदाना। तो ये 2 प्रजातियां लीची की हैं जो हमारे क्षेत्र में उगाई जाती हैं, अर्ली बेदाना और लेट बेदाना। तो निमेश जी हैं इनको। आइए निमेश जी, जोरदार तालियां निमेश जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने जो कोशिश की है वो कामयाब हुई है और इनको दिया जाता है किसान कप। बहुत शुक्रिया निमेश जी, आपने सही जवाब दिया और इसलिए आपको बनाया गया किसान कप का हकदार। इसलिए और लोग भी पा सकते हैं किसान कप और बन सकते हैं किसान कप का हकदार। तो उसके लिए आपको थोड़ा होना पड़ेगा बेदार और देने होंगे जवाब। इसलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए और भी प्रश्न आपसे पूछते हैं। और अगर आप प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं तो यहां बुलाएंगे आपको और किया जाएगा सम्मानित। तो इसलिए बिना देरी किए सुनिए सवाल और दीजिए जवाब और पाइए किसान कप। और इसीलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपसे पूछते हैं एक और सवाल। मोनोपोटेशियम फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस और कितने प्रतिशत पोटाश होता है, ये आपको बताना है। मोनोपोटेशियम
फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस और कितने प्रतिशत पोटाश होता है, यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर हम आएंगे और आपको उठाएंगे और पूछेंगे आपसे सवाल, क्योंकि पता है आपको जवाब, लेकिन नहीं दे रहे आप जवाब। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मोनो पोटेशियम फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस और कितने प्रतिशत पोटाश होता है, ये आपको बताना है। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं हम ये सवाल, मोनो पोटेशियम फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस और कितने प्रतिशत पोटाश होता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से हाथ उठाइए और दीजिए जवाब। तो देखिए वही लोग हाथ उठा रहे हैं जिनको पहले ही मिल चुका है किसान कप, लेकिन अब हम आएंगे आपके पास और आपसे पूछेंगे सवाल जिसका जवाब आप लोगों को देना है। खड़े हो जाइए सरदार जी। बलजीत सिंह, बरखेड़ी, काशीपुर। कि मोनो पोटेशियम फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस और कितने प्रतिशत पोटाश होता है? 52%। कोई तो अनुमान लगाइए। 52% और 34%। अब देखिए अपना आपका दिमाग कितना जीत पाया है, बल तो है आपके पास, जीत कितनी होती है वो हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। कोशिश आपने की है, काबिले तारीफ है। और भी लोग बता सकते हैं, और भी लोग समझा सकते हैं, और भी एक बलवीर से लग रहे हैं हमें। आइए खड़े हो जाइए, दिलजीत नाम है इनका। 52% फॉस्फेट होता है और 32 और 34% पोटाश होता है। कोई और बताना चाहते हो तो जल्दी से उठाए हाथ, हम पूछ रहे हैं सवाल, और अगर आप दे पाएंगे जवाब तो दिया जाएगा किसान कप। इसलिए जल्दी से हाथ उठाइए, और हाथ एक पीछे से उठाए तो उनसे भी जान लेते हैं, उनके पास भी हम आ जाते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या है उनके पास जवाब। तो जल्दी से हो जाइए खड़े और इधर आ जाइए। मैं रवि कुमार, यही काशीपुर से हूँ। जी रवि बताइए। 52% फास्फोरस और 34% पोटेश। तो देखिए जवाब देने की कोशिश कई सारे लोगों ने की है, लेकिन किसकी सही है कोशिश और किसने दिया है सही जवाब, ये बताएंगे हमारे विशेषज्ञ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर। साथ ही वो ये भी बताएं कि कितने प्रतिशत फास्फोरस और कितने प्रतिशत पोटाश होता है मोनो पोटेशियम में, ये आपको बताना है। मोनो पोटेशियम फास्फेट में 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होता है। ये वाटर सोल्यूबल होता है, और ये क्योंकि सबसे पहले ये जवाब दिलदीप सिंह ने दिया है, तो ये किसान कप के हकदार। तो दिलदीप जी आ जाइए, जोरदार तालियां दिलदीप जी के लिए बजाइए। विशेषज्ञों का आखिरकार आपने दिल जीत ही लिया और इसलिए किसान कप से आपको नवाजा जाता है। कोशिश आपकी कामयाब हुई है, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप का हकदार आपको बनाया गया है। और यही जो प्रश्न हैं, कुछ ही प्रश्न अब रह गए हैं जिसका उत्तर अगर आप दें तो आप भी किसान कप के हकदार बन सकते हैं। तो इसीलिए मैं और भी किसानों से कहूंगा कि वो बिना डरे, बिना किसी चिंता के, बिना घबराए वो जवाब दें, ताकि उनकी भी कोशिश रंग लाए। मैं चाहता हूं कि सबको किसान कप से नवाजा जाए, इसलिए और भी लोग और प्रश्न सुनिए और दीजिए जवाब और पाइए किसान कप। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने रखते हैं। व्हीपटेल बीमारी किस सब्जी फसल से संबंधित है और किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो बताइए, व्हीपटेल बीमारी किस सब्जी फसल से संबंधित है और किस पोषक तत्व की कमी से होता है? जल्दी से उठाइए हाथ और बताइए कि इस बीमारी को कितना आप जानते हैं और किससे संबंधित ये है और किस पोषक तत्व की कमी से ये होता है। जल्दी से बताइए व्हीपटेल के बारे में, जल्दी से। जिन लोगों को भी पता है वो बता सकते हैं, और पीछे से हाथ उठने शुरू हो चुके हैं तो शुरुआत पीछे से ही कर लेते हैं। अंतिम पंक्ति तक हम जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या है उनके पास जानकारी। क्या नाम है आपका? पहले मनोज यादव। जी मनोज यादव बताइए। ये बीमारी सर फूल गोभी में होती है और ये मॉलीविल्डियम की कमी के कारण होता है। उधर देखिए, दोबारा नाम बताइए। मनोज यादव। ये बीमारी फूल गोभी में होती है और मॉलीविल्डियम के कारण होती है। तो फूल गोभी में होती है, मॉलीविल्डियम के कारण होती है, ये बता रहे हैं हमारे किसान भाई। और किसान भाई भी उनको कॉपी कर सकते हैं, अगर उनको नहीं पता है तो कम से कम इतना तो कीजिए ताकि आपको मिल सके किसान कप। तो देखिए एक बुजुर्ग किसान है, इनसे जान लेते हैं। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका?
रूप सिंह सैनी। हाँ रूप सिंह जी बताइए। जी जी, ये जमीन की वजह से होता है इसमें। जमीन की वजह से होता है जी। क्या वजह है जमीन की, बताइए। जमीन बढ़िया नहीं होती ना, उसके जब खुदाई होनी चाहिए बढ़िया। अच्छा, खुदाई नहीं होती, नलाई नहीं होती, इसलिए हो जाता है। अच्छा बैठिए। तो देखिए और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो किसान कब पा सकते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से है। सोइल में होती है, किस कमी की वजह से होती है उन्होंने बता दिया। अगर आप भी चाहें तो बता सकते हैं, उनको ही कम से कम आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसलिए तो ये अब हम विशेषज्ञों के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है जिसकी वजह से ये होता है। साथ ही वो किसको किसान कब से नवाजते हैं, ये भी हम अपने विशेषज्ञों पर छोड़ते हैं। ये विप्टेल जो बीमारी है ये मुख्यतः गोभी वर्गीय फसलों में होती है और फूल गोभी में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसमें पत्तियों के शीरे दिखने लगते हैं, पत्तियों में जो है ऊपर से शीरे, इसके जो आपका स्केलेटल सिस्टम सा हो जाता है, पत्तियों में शीरे दिखने लगती हैं उसकी। तो ये मुख्यतः इसका पोषक तत्व जो है कमी जो है सोडियम मोलिब्डेट की कमी के कारण होता है, जो हमारे मनोज यादव जी हैं इन्होंने बड़ा सटीक आंसर दिया है। हम चाहेंगे कि इन्हें किसान कब से सम्मानित किया जाए। मनोज यादव आ जाइए, जोरदार तालियां मनोज यादव के लिए बजा दीजिए। इन्होंने कोशिश की है और कोशिश कामयाब हुई है और इनको दिया जाता है किसान कप। बहुत शुक्रिया मनोज, सही जवाब आपने दिया और आप बने किसान कप के हकदार। इसलिए और लोग भी बन सकते हैं हकदार अगर वो चाहें तो। इसलिए मैं चाहूंगा कि और लोग भी चाहें कि वो जवाब दें। इसलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं एक और सवाल। देखिए, आलू फसल की प्रमुख बीमारी कौन सी है, ये आपको बताना है। आलू फसल की प्रमुख बीमारी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि आलू फसल की प्रमुख बीमारी कौन सी है। हाथ उठाइए और बताइए। तो देखिए हाथ पीछे से उठ रहा है और हम अंतिम पंक्ति में जाएंगे, उनसे जानेंगे कि क्या है उनके पास जानकारी, और हम उनको भी यहां कहेंगे कि वो इधर आ जाएं और अपना नाम बताएं। संजय सिंह है। आलू में अर्ली ब्राइट नाम की व्याधि आती है। ये आलू को नष्ट कर देती है एक हफ्ते में। तो इसकी रोकथाम के लिए ब्लाइटॉक्स और रेडोमिल का स्प्रे किया जाता है बचाव के लिए। ठीक है, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता हो? देखिए एक और बुजुर्ग किसान जो लगातार उठा रहे हैं हाथ, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मैं रूप सिंह सैनी, बांसवाड़ी निवासी, छोटा सा किसान हूँ। आलू की प्रमुख बीमारी है झुलसा। जब झुलसा आ जाएगा, तना बेकार हो जाएगा, तो आलू फिर पड़ेगा ही कहाँ उसमें। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। आप भी बताना चाह रहे हैं तो जल्दी से खड़े हो जाए। इसे डिजीज कॉल्ड उक्ता। नाम क्या है आपका? संदीप चतुर्वेदी। संदीप जी बैठिए। तो देखिए संदीप जी और भी तमाम किसानों ने जवाब दे दिए हैं, और एक और किसान जिनका नाम बड़ा प्रमुख है इसलिए इनके पास भी आ जाते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आलू में सर, मेरा नाम भोपाल सिंह है। आलू में झुलसा बीमारी जो है वो जड़ भी उसकी उखाड़ देती है, उसके पत्ते सूख जाते हैं। ठीक है भोपाल सिंह जी बैठिए। बहुत सारे किसानों ने जवाब दे दिए हैं। हम विशेषज्ञों के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं आलू फसल में की कौन सी प्रमुख बीमारी है, ये वो हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को बताएं। साथ ही वो ये भी तय करें कि किसको किसान कब से नवाजा जाए। आलू में दो प्रकार के झुलसे आते हैं, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। और इसमें पछेती झुलसा सबसे ज़्यादा आलू की फसल को नुकसान करता है। तो ये जो किसान भाई हमारे बैठे हैं इन्होंने पहले बताया है झुलसा, तो इनको ये किसान कप के हकदार। आइए रूप सिंह सैनी जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब, इसलिए इन्हें दिया जाता है किसान कप। और जोरदार तालियां। शुक्रिया, बहुत सही जवाब आपने दिया। और मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि इसे विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए आप। आलू में जो ये पछेती झुलसा है, ये हमारे क्षेत्र में बहुत ही आलू की फसल को प्रभावित करता है। और इसका जो प्रकोप है ये दिसंबर के अंतिम दिसंबर के माह में हमारे आलू की फसलों को प्रभावित करता है। भाई को प्रिवेंटिवली इसके लिए
M45 का एक स्प्रे कर देना चाहिए और उसके 10 दिन बाद पुनः एक अच्छे फंजीसाइड का जिसमें स्टेमेटिल और M45 का मिक्सचर हो, वो कई ट्रेड नेम से मार्केट में आ रहा है, उसका एक स्प्रे करना चाहिए, तो जिससे इसके बहुत अच्छा बचाव हो सकेगा। ये बहुत ही खतरनाक हमारे क्षेत्र में है। जब ये आती है तो पूरे क्षेत्र को एक साथ जो है आलू की फसल को प्रभावित करती है। तो देखिए हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं किस तरह से आपको प्रभावित करती हैं ये चीजें और किस तरह से आपको हानि पहुंचाती हैं और किस तरह से इसका ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको बताया गया। लगातार हम आपसे प्रश्न करेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और लगातार जो प्रश्न हम कर रहे हैं उन प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार हम आपसे पूछते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही बागबानी मिशन योजना के बारे में। जी हां, बागबानी मिशन योजना क्या है ये आपको बताना है। तो बागबानी मिशन योजना क्या है ये आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठाइए, बागबानी मिशन योजना के बारे में बताइए और किसान कब पाइए, जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। और शुरुआत आगे से कर लेते हैं और देखिए यहां से शुरुआत करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम भोपाल सिंह है। बागवानी योजना है किसान की इनकम बढ़ाने की योजना है, नंबर 1। नंबर 2, उस योजना के अंतर्गत आपको पेड़ फ्री मिलते हैं, आपको खाद फ्री मिलती है, नीम की खाद मिलती है, आपको सिंचाई के पाइप फ्री मिलते हैं, आपको बोरिंग फ्री मिलता है, आपको कभी कभी कनेक्शन में कुछ कंसेशन दिया जाता है कनेक्शन के लिए, और स्प्रे मशीन मिलती है, दवाइयां मिलती हैं। हमें तो दवाई तक फ्री मिली है, जैविक की दवाइयां मिली हमको। ठीक है, बैठिए। तो देखिए बागवानी मिशन क्या है वो बता रहे हैं हमारे किसान, इसलिए और लोगों से भी पूछते हैं क्या है बागवानी मिशन। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए क्या है बागवानी मिशन। तो देखिए यहाँ से बता रहे हैं हमारे किसान, जल्दी से इधर आ जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम गिरजा शंकर है, मैं रामनगर से चोर पानी बगीचा का काश्तकार हूँ और वहाँ पे ये योजना के अंतर्गत एक तो जहाँ पानी की सुविधा नहीं है वहाँ बोरिंग की सुविधा दी जा रही है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की तरफ से, और नए बागान लगाए जा रहे हैं और जो पुश्तैनी बाग हैं उनको जीर्णोद्धार दिया जा रहा है आम और लीची का। क्या नाम बताया आपने? गिरजा शंकर गुप्ता। गिरजा शंकर जी, बैठिए। गिरजा शंकर किसान हैं और बता रहे हैं कि क्या है बागवानी मिशन। और भी कोई बताना चाहता है तो उनसे भी पूछ लेते हैं। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? शंभू वर्मा नाम है। शंभू वर्मा जी, बताइए बागवानी मिशन के बारे में बताइए। ये बागवानी मिशन में योजना दी जाती है। ठीक है, कोई और भी बताना चाहता है तो ये बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जल्दी से बताइए, नाम बताइए सबसे पहले। मनोज कुमार जी। मनोज जी बताइए। सर, ये बागवानी मिशन हमारा 2005-06 में शुरू किया गया और इसमें जहाँ तक क्षेत्र विस्तार का उद्देश्य रखा गया है। क्षेत्रीय विस्तार का उद्देश्य रखा गया और 2005-06 में शुरू किया गया। तो ये बता रहे हैं हमारे किसान। और भी किसान बताना चाह रहे हैं। देखिए एक युवा किसान है जो हाथ उठा रहे हैं। क्या जानकारी आपको? नाम बताइए। जी सौरभ बताइए। मैं कुंडेश्वरी से हूँ। सर, बागवानी किशन में ये जो है किसानों की जो समस्या है उसको हल करते हैं। जैसे कि कोई किसान अपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, कैसे कोई मशीन है बाग में लगाना चाहता है वो स्प्रे वगैरह, तो उसमें जैसे ज़्यादा महंगी होती है तो उसमें सरकार उन्हें मदद करती है, कुछ % पैसे देती है, सब्सिडी देती है, इन चीज़ों में बढ़ जाए सौरभ। तो देखिए कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान और बता रहे हैं कि क्या है बागवानी मिशन, लेकिन आप बताएंगे हमारे विशेषज्ञ और उसका नाम भी बताएंगे जो वर्तमान में है इस मिशन का, इस योजना का, और विस्तार से जानकारी इसके बारे में हमारे दर्शकों को दीजिए आप। वर्तमान में ये योजना है ये HMNEH के नाम से संचालित है, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट। तो ये जो HMNEH की योजना है इसमें हम किसानों को
जैसा कि बताया क्षेत्रफल विस्तार, इम्प्लीमेंट्स के लिए राज्य सहायता पर, इरिगेशन सिस्टम राज्य सहायता पर, और जितने भी इनपुट्स हैं सब्जी फसलों का विस्तार से संबंधित किसानों को इस लाभ पहुंचाते हैं। ये भी आपको तय करना है कि किसको किसान कप से नवाजा जाए। क्या किसी ने सही जवाब दिया है आपके अनुसार? भोपाल सिंह जी को किसान कप से नवाजा जाए। तो जोरदार तालियां भोपाल सिंह जी के लिए बजा दीजिए। इनको दिया जाता है किसान कप और इन्होंने दी है सही जानकारी, तो इसलिए दिया जा रहा है किसान कप। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए आपको किसान कप से नवाजा गया है। तो तमाम प्रश्न हमने आपसे पूछे जिसका जवाब आप लोगों ने दिया, लेकिन अगर अब आपके मन में है कोई सवाल तो उठाइए हाथ, हम आएंगे आपके पास और रखेंगे विशेषज्ञों के सामने आपका प्रश्न जिसका उत्तर अब देंगे विशेषज्ञ। तो जल्दी से उठाइए हाथ, किसी के मन में हो सवाल तो वो पूछ सकता है। जी जी जी, तो देखिए एक हाथ उड़ गया है इनके पास, हम आते हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम भोपाल सिंह है जी। सर, पहले आलू के पत्ते काटते थे, अब उस पर कोई ऐसी दवाई स्प्रे करते हैं आलू के पत्ते सूख जाते हैं, उसका क्या कारण है? बैठ जाए, विशेषज्ञ अब हमारे देंगे। भोपाल सिंह किसान है हमारे जो सवाल कर रहे हैं, जिसका जवाब विशेषज्ञों को देना है। ये बहुत सही इनका सवाल है। आलू के पत्ते काटने में क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत आ जाती है, तो किसानों के लिए ग्रेमक्सोन एक वीडिसाइड है, उसके स्प्रे से भी वो पत्ते के लाख को जला देते हैं। तो ग्रेमक्सोन का भी जो स्प्रे है वो रिकमेंडेड है। ठीक है, तो देखिए भोपाल सिंह, जो जवाब आपको दिया गया हो शायद उससे आप संतुष्ट हो गए होंगे। और भी किसी का कोई सवाल तो जल्दी उठा सकता है हाथ, हम आएंगे उनके पास और पूछेंगे उनका सवाल। तो देखिए एक युवा किसान उठा रहे हैं हाथ, उनके पास हम आते हैं। नाम बताइए और सवाल। सौरभ सिंह है, मैं कुंडेश्वरी से हूँ। सर, पहले के जो हमारे पूर्वज होते थे, बड़े बूढ़े जितने भी थे, वो ऑर्गेनिक खेती पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि जिससे हमें खाना अच्छा खाने को मिले और हमारी स्वास्थ्य अच्छी रहे। पर आजकल ऐसी चीज़ें हो नहीं रही हैं। सरकार क्या कर रही है, दवाई वगैरह ज़्यादा लगाया जा रहा है। तो मेरा चाहना ये है कि जैसे जैसे युवा आगे बढ़ रहे हैं, किसान चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, तो युवाओं को इस चीज़ की नॉलेज दी जाए कि दवाई के अलग हटके ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे कि आगे सब अच्छे रहे, हेल्थ बढ़िया रहे सबकी। जल्दी से विशेषज्ञों से मैं कहूँगा कि वो दीजिए जवाब। सरकार द्वारा काफ़ी बहुत सारी स्कीमें जो है ऑर्गेनिक खेती और परंपरागत खेती पर चलाई जा रही हैं, और इसके लिए समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। तो आपको निश्चित जो है भविष्य में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो भविष्य में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके लिए कैसे जुड़ें लोग आपसे, जल्दी से बता दीजिए। अभी हमारे यहाँ पे एक जैविक खेती के ऊपर स्किल प्रोग्राम चल रहा है। आज से ही वो प्रोग्राम शुरू हुआ और 25 दिन का प्रोग्राम है। वो जैविक खेती के ऊपर है। उसमें वर्मी कंपोस्टिंग कैसे करनी है, केचुआ खाद कैसे बनानी है, फिर जैविक रसायन किस तरह से बनाने हैं, उसके ऊपर 25 दिन का स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कि 20 से 25 बच्चे हमारे पास में यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे। वो उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पे कर रहा है। तो इसी तरह के विशेष प्रोग्राम हमारे जैसे जैविक खेती पे है या बागवानी पे है, मछली पालन पे है, तो इस तरह के विशेष प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र में। और जो जैविक के ऊपर प्रोग्राम है वो आज से शुरू है हमारा। बढ़ेंगे आगे, लेकिन एक और सवाल यहाँ हमारे एक किसान पूछना चाह रहे हैं, तो उनसे पहले पूछ लेते हैं उनका सवाल और उसके बाद दीजिएगा जवाब। मेरा नाम एलम सिंह है। हाँ। मैं यही पड़ोस के गांव हिम्मतपुर का हूँ। और जो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए जो है आप किसानों में क्या मैसेज भेजते हैं, जो आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं, आप इसके अंदर ही चला रहे हैं, ये किसानों तक इसकी जानकारी पहुँच रही है? ठीक है, बैठिए। तो देखिए जवाब आपको देना है, जल्दी से विशेषज्ञों से मैं कहूँगा, वक्त की कमी है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये हम गांव-गांव में किसानों को, जो प्रधान होते हैं गांव के प्रधान, उनको सूचित करते हैं। हम जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी को भी सूचित करते हैं और समय समय पर किसानों के बीच में जाकर के हम ये ट्रेनिंग्स होती हैं इसके बारे में जाते हैं। कुछ ट्रेनिंग्स हमारी 1 दिन की होती है, कुछ 3 दिन की होती हैं, कुछ सप्ताह भर की भी होती हैं। उसके लिए हम जिस विषय पे किसान, ऐसा नहीं कि विषय हम डिसाइड करते हैं, किसान भी विषय डिसाइड कर सकते हैं जिस विषय पे उनको यहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए हो। तो
हम ये अपनी जो प्रशिक्षण होते हैं गांव में भी जाके करते हैं। गांव में हम 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के और अपने केंद्र में भी करते हैं। तो कोई भी किसान हमारे यहाँ पर किसी भी विषय पे प्रशिक्षण ले सकता है। हमारे यहाँ पर हर विषय के विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं। जैसे मेरे साथ में हमारे केंद्र के जो वर्तमान में प्रभारी हैं डॉक्टर शर्मा, ये मछली पालन से हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन्होंने छोटे छोटे पॉन्ड्स बना रखे हैं जिसमें एक्वापोनिक कर रहे हैं। उसी पॉन्ड के पानी से हम सब्जियों की खेती कर रहे हैं, आपके सामने देख भी सकते हैं। इसी तरह से मैं उद्यान का वैज्ञानिक हूँ, तो मैं उद्यान के ऊपर ट्रेनिंग लेता हूँ, बागवानी से संबंधित ट्रेनिंग लेते हैं। तो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि तमाम वैज्ञानिक उनके पास है और कैसे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं वो भी आपको बता रहे हैं। एक और सवाल ले लेते हैं जल्दी से। एक और किसान हाथ उठा रहे हैं लगातार, उनसे भी जान लेते हैं उनके मन में क्या है सवाल। जल्दी से पूछिए। मेरा नाम श्वेतांशु चतुर्वेदी है और मेरा सवाल काफ़ी कुछ मेरे छोटे भाई से संबंधित है। अभी जैविक खेती की बात हो रही थी हमें अपनाने की। आजकल सरकार का प्रमोशन है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो मेरा विशेषज्ञों से ये सवाल है कि प्राकृतिक खेती को हम बागवानी में कैसे अपनाएं और ये जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से कैसे अलग है। जी बैठिए। तो जल्दी से विशेषज्ञ देंगे जवाब और उसके बाद हम चलेंगे अंतिम छोर की तरफ। जल्दी से दे दीजिए जवाब। परंपरागत खेती है जो हमारे प्राचीन काल से होती आ रही है उससे संबंधित है। और जो अंतर है जैविक खेती, इसमें हम जैविक बायो फर्टिलाइजर्स का, जैविक इंसेक्टिसाइड्स का, इनका प्रयोग करते हैं। जो परंपरागत खेती थी वो उसमें जब हम पुराना इतिहास देखते हैं तो जो हमारी उपज इस वक्त हम यील्ड प्राप्त कर रहे हैं उससे कई गुनी ज़्यादा थी, क्योंकि हमारी ज़मीन में ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ बहुत था। तो जो प्राकृतिक खेती है वो प्राकृतिक पुरानी प्रजातियों की खेती करें और पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र्स का हम प्रयोग ना करें, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग ना करें, तो उस खेती को प्राकृतिक खेती कहते हैं। तो देखिए प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है वो विशेषज्ञों ने आपको बताया, समझ गए होंगे आप जाहिर है। तो तमाम सवाल आप लोगों से पूछे जिसका जवाब आप लोगों ने बखूबी दिया, विशेषज्ञों ने अपनी भूमिका निभाई। जोरदार तालियों से शुक्रिया कीजिए विशेषज्ञों का, और जोरदार तालियों से आप अपना भी हमारी तरफ से शुक्रिया अदा आपका, क्योंकि आपने तमाम सवालों के जवाब बखूबी दिए और किसान कप के हकदार आप बने। नई योजनाओं के साथ नई